मेरी बीवी हमेशा मेरी गरीब बहन को ताने देती कि वो हर वक्त कुछ न कुछ लेने आ जाती है, जबकि मेरी बहन सिर्फ हमारे साथ वक्त गुजारने आती थी। एक दिन बहन रोते हुए चली गई। मैंने बीवी से नाराजगी का इजहार किया तो वो रोकर माफी मांगने लगी और वादा किया कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगले दिन फिर वही सब कुछ दोहराया। यहाँ तक कि बीवी ने गुस्से में आकर मेरी बहन को धक्के देकर निकाल दिया। वो चुपचाप चली गई। शाम को बीवी सो गई और मैं उदास दिल से बाहर निकला तो दरवाजे पर नजर पड़ी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। लो जी, फिर से आ गई मेरे घर। इनको अपने घर में चैन नहीं है। जैसे ही मेरी बड़ी दीदी घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, मेरी बीवी निशा मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। मैं इसकी सारी बात सुन चुका था, लेकिन आगे से जवाब नहीं दिया और इसे आगे से जवाब न देना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे छोटे बच्चों की तरह पाला था, क्योंकि वो मुझसे 12 साल बड़ी थी। मेरी माँ का देहांत जब हुआ तब मेरी उम्र 10 साल थी। तब दीदी ने ही मुझे अपनी आगोश में भरा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं हर वक्त रोता रहता था। मेरी बहन ने मुझे बच्चों की तरह पाला था। मैं 15 साल का था जब मेरे पापा ने दीदी की शादी सतीश जीजू से करवा दी। मैं बहुत रोया था। विदाई के वक्त मेरी बहन भी मुझे अपने साथ लगाए बहुत रोई थी। मुझे कहती कि अपना ख्याल रखना, पर मुझे कहाँ आदत थी अपना ख्याल रखने की। मेरे कपड़े मेरी दीदी इस्त्री करती थी, मेरे लिए नाश्ता बनाती थी, खाना बनाती थी। हम दो ही बहन भाई थे। मेरी बहन मुझ पर जान निछावर करती थी। मेरी बहन की विदाई क्या हुई, मेरे बाप ने तो जैसे मुझसे आंखें फेर ली थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे खाना तक नहीं देती थी और मेरे बाप को मेरी परवाह तक नहीं थी। मैं 1 महीने बाद रोता हुआ दीदी के पास चला गया। दीदी ने जब रोता हुआ मुझे देखा तो मेरे आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, राहुल क्या हुआ है तुम्हें, इतना रो क्यों रहे हो। मैंने दीदी से सारी बात कह डाली। ये सुनकर वो कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पापा के घर में रहने की, तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ। लेकिन मेरी बहनोई को यह बात पसंद ना आई थी। मेरी बहन ने मुझे कहा कि जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। मैंने हाथ मुंह धोया। मेरी बहन ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया, लेकिन मेरा बहनोई मुझे घूर रहा था। फिर मेरी दीदी ने अपने घर में कमरे में मुझे बिस्तर अच्छे से साफ सुथरा बिछा कर दिया। कहने लगी, राहुल तुम यहाँ सो जाओ और आज के बाद तुम यहीं रहोगे। मैं यह सुनकर बहुत इत्मीनान हो गया था। मैं उस वक्त 10वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे माँ की तरह संभाला था, इसलिए मुझे अपनी बहन में माँ ही नजर आती थी। 2 दिन तो मेरी बहनोई ने कुछ नहीं कहा। मेरी बहन मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखती। मैं स्कूल से आता तो मेरे लिए ताज़ा खाना बनाकर रख देती थी। लेकिन मैं ये नोट कर रहा था कि जैसे मेरे बहनोई को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। वो बार बार मुझे गुस्से से देखते रहते। एक बार मैं रात को सो रहा था जब मुझे लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे सतीश जीजू मेरी बहन पर चिल्ला रहे थे। कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे भाई का ठेका नहीं ले रखा, ये यहाँ क्यों आया है, जाकर अपने बाप के पास रहे। अगर इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हम अपनी जिंदगी क्यों खराब करें। मैंने तुम्हें कश्मीर हनीमून पर लेकर जाना था, लेकिन तुम सिर्फ अपने भाई की वजह से मना कर रही हो ताकि वो अकेला न पड़ जाए। मैं बार बार अपने ऑफिस से छुट्टियां नहीं ले सकता। मेरी बहन कहने लगी, आप समझने की कोशिश करें, वो भी छोटा है। सौतेली मैं इसका ख्याल नहीं रखती, बल्कि इसके साथ जुर्म करती है। अगर मैं भी इसके साथ नजरें बदल लूंगी तो फिर इसका कौन होगा। आपको नहीं पता मेरा भाई मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, वो मुझे माँ समझता है। सतीश जीजू कहने लगे, यानी कि तुम इसकी खातिर मुझे इनकार कर रही हो, हमारी शादी के हसीन लम्हे बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें सिर्फ अपने भाई की फिक्र है, ना मेरी कोई फिक्र है, ना ही मेरी कोई परवाह है। ठीक है, रहो अपने भाई के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ कश्मीर चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना कि दोबारा कभी मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मैं चुप हो गया। सुबह मैंने दीदी से कहा कि मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं नहीं, क्यों जाना चाहते हो, तुम जानते हो कि पापा की दूसरी शादी हो गई है और उनकी बीवी तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा, लेकिन यह आपका घर मेरी वजह से खराब हो रहा है और मैं ये नहीं चाहता। वो कहने लगी, सतीश बहुत अच्छे हैं, बस गुस्से के तेज हैं, 2-4 दिन में इनका मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी वो आपको अपने साथ घुमाने फिराने के लिए लेकर जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी की हसीन लम्हा बर्बाद ना करें। लेकिन वो यही कहती रही कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। हालांकि मैं जानता था कि हर औरत को ऐसा शौक होता है। किसी का दिल नहीं चाहता कि अपने पति के साथ घूमने फिरने के लिए ना जाए। लेकिन सतीश जीजू की सख्त नाराजगी के बावजूद मेरी दीदी ने मेरा ख्याल रखा था।
मुझे अहमियत दी थी। मेरे बहनोई हर वक्त मुझे घूरते रहते, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते थे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी मेरी दीदी, क्योंकि वो इनकी हर कड़वी कसैली बात सुन लेती थी, लेकिन हाथ जोड़कर यही मिन्नत करती कि सतीश, आप मेरे भाई को कुछ मत कहिएगा। मैं कॉलेज में पढ़ने लगा। इन्हीं दिनों पता चला कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। जब मैं और दीदी से मिलने गए तो वो आखिरी सांस ले रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इनकी जबान इनका साथ नहीं दे रही थी। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब मैंने अपने पापा के अंगूठे पर स्याही का निशान देखा। मैंने दीदी से कहा तो दीदी भी ये देखकर बहुत हैरान हुई। वो औरत नजरें चुरा रही थी, यानी कि सब किया धरा उस औरत का था। घर अपने नाम लगवाने के चक्कर में इसने मेरे बाप से शादी की थी, और अब मेरे बाप की ये हालत कर दी थी कि वो मरने के करीब पहुंच गए थे। वो मेरे साथ जानबूझकर बुरा व्यवहार रखती ताकि मैं चला जाऊं, और वो पीछे से जो चाहे मेरे पापा के साथ करे। ये इत्तेफाक था कि घर अभी उस औरत के नाम नहीं लगा था। अंगूठा इसने अभी कागजात पर लगवाया नहीं था, बस मेरे बाप के अंगूठे पर ही स्याही लगाई थी कि हम लोग पहुंच गए। मेरे बाप ने वो कागजात कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए थे, क्योंकि दीदी अपने घर में खुश थी। सतीश भाई का अपना घर था, फिर इनके ऊपर सास ससुर और किसी देवर ननद की भी जिम्मेदारी नहीं थी। सास ससुर इनके जिंदा नहीं थे और देवर विदेश में थे। सिर्फ सतीश जीजू यहाँ रहते थे। मेरे पापा ने दूसरी बीवी को तलाक दे दी ताकि वह बाद में जायदाद में हकदार न बन सके, क्योंकि इसने मेरे बाप के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। इन्हें स्लो पॉइजन खाने में डालकर देती थी ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से मरने लगे। मेरे बाप ने दम तोड़ दिया और मैं बहुत रोया था। लेकिन अब मैं दीदी के घर पर नहीं रहता था। वो औरत भी वापस जा चुकी थी। मैं अपने घर पर रहने लगा, लेकिन खाना दीदी ही बनाती थी। 3-4 दिन का खाना वो घर आकर पकाकर फ्रिज में रख जाती। नाश्ता वगैरह मैं खुद बना लेता था। पापा की दुकान से जो किराया आता था, इसमें मेरे कॉलेज की फीस भर जाती। बाकी खाना पीने की मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि दीदी मुझसे पैसे नहीं लेती थी। खाने का सारा सामान खुद लेकर आती थी और वो पका के फ्रिज में रख जाती। वो मेरा बहुत ख्याल रखती। हालांकि इन्हीं दिनों वो प्रेग्नेंट भी थी। इस दौरान भी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अपने घर से आए रोज वो मेरे घर में आती, और वो भी सतीश जीजू से छुपकर, और मेरा खाना बनाकर चली जाती। भगवान ने मेरी दीदी को एक बहुत प्यारा बेटा दिया। सतीश जीजू बहुत खुश थे, और मैं तो अपने भांजे को देखकर फूले नहीं समा रहा था। मेरा तो जैसे दिल लग गया था। सतीश जीजू का रवैया भी काफी बेहतर हो गया था। मैं अपने भांजे को बहुत प्यार करता था। कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से फिर मैं जॉब करने लगा। वक्त बहुत तेजी से गुजरने लगा था। अब दीदी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। भांजे के बाद भगवान ने मुझे एक प्यारी सी भांजी दी, लेकिन इन्हीं दिनों सतीश जीजू की नौकरी विदेश लग गई और वो विदेश चले गए। मेरी दीदी अकेली हो गई थी। सतीश जीजू के जाने के बाद बहुत उदास रहती थी। मैं दीदी के घर में रहने लगा। अपने भांजे भांजियों को संभालता भी था और प्यार भी बहुत करता था। इन्हीं दिनों दीदी के पड़ोस से एक लड़की आने लगी। मेरी दीदी के साथ बहुत प्यार करती थी। कभी कभी तो खाना भी बना देती थी। मैंने नोट किया वो अक्सर उसी वक्त आती जब मैं दीदी के घर इनसे मिलने आता। मेरा ज्यादातर वक्त इनके बेटे अमन और इनकी बेटी काव्या के साथ ही गुजरता था। मैं अपने भांजे भांजी के साथ बहुत अटैच था। मुझे इन पर बहुत प्यार आता था। जब भी मैं आता तो वो दोनों मेरे साथ बैठ जाते। हम कभी लूडो खेलने लगते तो कभी कैरम। मैंने नोट किया कि वो भी बहाने बहाने से कभी हमारे साथ खेलने लगती, तो कभी चाय बना कर ले आती, कभी वो फ्रेंच फ्राइज बनाती, तो कभी चिकन सैंडविच। कुछ ना कुछ वो करती रहती। वो लड़की खूबसूरत थी और मुझ में दिलचस्पी भी ले रही थी, और मैं भी उसे पसंद करने लगा। यह सिलसिला आगे बढ़ने लगा। अब हम दोनों बातचीत कर लिया करते थे। फिर मोहब्बत का इजहार मैंने ही किया, तो उस दिन वो बेहद खुश थी। सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि इसकी दीदी के साथ बहुत बनती थी, बहुत प्यार जताती थी, और मैं चाहता था कि जिससे भी मेरी शादी हो वो मेरी दीदी को वैसी ही इज्जत दे जैसे कि मैं देता हूँ। जब मैंने दीदी को निशा के बारे में बताया था, वो बेहद खुश हुई। कहने लगी वो बहुत अच्छी लड़की है। जब घर में आती है तो अमन और काव्या का भी बहुत ख्याल रखती है। अच्छा है कि वो मेरी भाभी बन जाए। दीदी ने ही निशा का रिश्ता मांगा था, जो कि मंजूर हो गया। इन दिनों मैं बहुत खुश था। शादी की सॉरी शॉपिंग दीदी ने निशा के साथ मिलकर ही की थी। मेरी बहन ने सतीश जीजू को बहुत कहा कि मेरी शादी पर पहुंचे, लेकिन वो कहने लगी इतना आसान नहीं है आना। सतीश जीजू मेरी शादी पर भी नहीं आए। मेरी शादी निशा से हो गई थी। ज्यादा बारात नहीं गई थी, लेकिन शादी अच्छे से हो गई थी। मुझे भी लगा जैसे मेरा घर बस गया है। निशा ने आते ही सब कुछ संभाल लिया था और मैं बहुत खुश हुआ था। दीदी रोज ही मेरे घर आ जाती और निशा को बताती रहती कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। घर की हर चीज के बारे में दीदी से समझाती रहती। मैं बहुत सुकून हो चुका था कि चलो दीदी और निशा की आपस में बहुत बनती है। जब मैं घर आता तो दोनों बच्चों को देखकर मैं खुश हो जाता।
मैं इनके लिए आइसक्रीम तो कभी चॉकलेट कुछ ना कुछ लेकर ही आता था और वह मामू मामू करते हुए मेरे सीने से लग जाते। कुछ दिनों से मैंने ये नोट किया कि जैसे दीदी बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे वजह भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 बार पूछा कि दीदी क्या बात है, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? लेकिन वह मुस्कुराकर कहती कि कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? पता नहीं क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था जैसे दीदी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं कई बार पूछ चुका था लेकिन बताती ही नहीं थी। एक बार मैं घर पर आया तो काव्या मुझसे कहने लगी कि मामू पापा फोन नहीं उठा रहे, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं और इस बार तो पापा ने पैसे भी नहीं भेजे, हमारे स्कूल की फीस भी नहीं दी। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गया। कितनी बड़ी बात दीदी ने मुझसे क्यों छुपाई? जब मैंने दीदी से पूछा तो रोने लगी। कहने लगी पिछले 1 महीने से सतीश ने मुझसे बात नहीं की, उन्होंने पैसे भी नहीं भेजे, अब तो इनका फोन तक बंद है। मैंने इनके कई दोस्तों से पूछ चुकी हूँ, लेकिन जो बातें वो बता रहे हो सुनकर मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने कहा क्या बता रहे हो? मेरी आवाज बुलंद हुई थी। मेरी दीदी सिसक कर रोने लगी। कहने लगी सब कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ शादी कर ली है। ये खबर तो सच में बहुत तकलीफ दे थी। मेरी दीदी मेरे साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी सतीश ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या इनको मेरा ख्याल नहीं आया? क्या अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया? बताओ मैं यहाँ पर कैसे जिंदगी जीऊँ? मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं है। जिस तरह से वो बिलख बिलख कर रो रही थी, मैं इनको अपने साथ लगवा कर चुप करवाने लगा। निशा सारी बातें सुन रही थी, देख भी रही थी, लेकिन आगे बढ़कर इसने मेरी दीदी को एक बार भी तसल्ली नहीं दी थी। मैंने कहा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी तनख्वाह अच्छी है और हम 2 ही तो लोग हैं, हमारा इतना खर्चा थोड़ी है, बच्चों की फीस भी मैं भर देता हूँ। दीदी कहने लगी नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं सोच रही थी कि बच्चों की स्कूल में ही टीचर की नौकरी कर लेती हूँ, इस तरह से बच्चों की फीस भी आधी हो जाएगी और मैं फीस भर दूंगी, तुम फिक्र ना करो। अच्छा नहीं लगता और इतनी तनख्वाह तो मिल ही जाएगी कि मैं घर चला सकूं, कुछ ट्यूशन पढ़ा लूंगी। मैंने कहा मेरे होते हुए आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपने भी तो मुझे संभाला है, तो क्या मैं आपको इस हालत में छोड़ दूंगा? अब दीदी मुझसे गैरों वाली बातें ना करें, भगवान के लिए। मैंने अगले रोज ही जाकर दोनों बच्चों की फीस भर दी। वो स्कूल जाने लगे। मैंने दीदी को घर का सारा राशन दिलवा दिया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि निशा का मुंह बना हुआ था। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगी कुछ नहीं, हमारे सर पर तो आपकी दीदी और उनके बच्चों का बोझ बढ़ गया है। पहली बार निशा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने कहा तुम पर क्या बोझ पड़ा है? क्या कह दिया मेरी दीदी ने तुम्हें? मेरे पैसों पर इनका भी हक है। वो कहने लगी हाँ सबका हक है, बस मेरा हक नहीं। आपने तो कहा था कि 10 दिन की छुट्टी मिलेगी तो आप मुझे नैनीताल और मसूरी लेकर जाएंगे और अब ये पैसे आपकी दीदी के पास चले जाएंगे। मैंने कहा अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए? मेरी बहन का घर उजड़ गया, इसका पति दूसरी शादी कर चुका है, इसे न अपने बच्चों का ख्याल है न अपनी बीवी का, और ऐसे मौके पर जब मेरी बहन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? तुम्हें नहीं पता मेरी बहन मेरी माँ है, उन्होंने मेरी खातिर बहुत कुर्बानियां दी है। वो कहने लगी हाँ आप दोनों बहन भाई एक दूसरे की कुर्बानियों के एहसान चुकाते रहो, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई। कितना कुछ सोचा था मैंने कि शादी के बाद यहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, आजादी से जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन आपकी दीदी तो रोज मेरे घर आ जाती हैं, सारा कुछ मुझे करना पड़ता है। मैं यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। मैंने निशा के साथ बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा खबरदार जो तुमने मेरी दीदी को कुछ भी कहा तो फिर तो जैसे निशा को मेरी बहन से चिढ़ सी हो गई थी। जब भी दीदी घर पर आती तो निशा अपना कमरा बंद करके बैठ जाती। हालांकि मैं उसे कई बार समझा चुका था कि दीदी के साथ ऐसा व्यवहार मत रखो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती थी। कुछ दिन बाद ही दीदी मुझसे कहने लगी अगर निशा तुमको लेकर नैनीताल मसूरी जाना चाहती है तो क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा दीदी इतना भी जरूरी नहीं है जाना, लेकिन मेरी दीदी ने जबरदस्ती मुझे भेजा था। निशा बहुत खुश थी। मैं 8 दिन बाद ही वापस आ गया। हालांकि 15 दिन का टूर था, लेकिन मुझे एक तो दीदी की फिक्र थी, दूसरा अमन को टाइफाइड हो गया था और दीदी ने रोते हुए मुझे फोन किया था कि अमन की तबीयत ठीक नहीं है, इसका बुखार नहीं उतर रहा। मैंने जल्दी से टिकट करवाई और वापस आ गया और निशा बहुत गुस्से में थी। वो बार बार कह रही थी कि आपकी बहन से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम लोग कहीं 4 दिन खुशी से गुजार लें। मैंने कहा तुम हर वक्त ये क्यों सोचती रहती हो? ये मेरी वही बहन है जिसके घर पर तुम आकर इसके काम में मदद करती थी और यहीं पे रहती थी। तुम्हारा अपने घर में दिल नहीं लगता था और मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी दीदी की वजह से की है, क्योंकि तुम इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। तुम्हारा व्यवहार इनके साथ बहुत अच्छा था। वह कहने लगी कि मैंने सब कुछ आपके लिए किया था क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी, वरना मुझे आपकी बहन से कोई प्यार नहीं था। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि यह लड़की इतनी मतलबी थी
एक बार मेरे बॉस ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। इन दिनों मैं बहुत परेशान था। 1 महीने के अंदर मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई क्योंकि काव्य और अमन की फीस मैं ही भर रहा था और दीदी के घर के खर्चे भी फिलहाल मेरे सर पर ही थे। सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी और मैं बेहद परेशान था क्योंकि मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। इन्हीं दिनों मेरे ससुर मेरे घर पर आए। जब इन्हें पता चला कि मेरी नौकरी छूट चुकी है और कहीं जॉब नहीं मिल रही, वो कहने लगी कि निशा के हिस्से में 5 लाख की रकम आई है, तुम इसे कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोल लो ताकि तुम्हारा अपना काम शुरू हो सके। हालांकि मैं वो पैसे लेने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ससुर ने बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर निशा ने भी कहा कि आप ले लें वो पैसे और कोई काम शुरू करें। मैंने इन पैसों से छोटी सी जगह खरीदी थी और कुछ मशीनें खरीद कर फैक्ट्री में मर्दाना जींस की पैंट का काम शुरू कर दिया। अब मेरा काम चलने लगा था, मुझे तरक्की मिलने लगी, लेकिन निशा का एहसान मेरे सर पर बढ़ने लगा क्योंकि मैंने उसी के पैसों से ये सब किया था। हालांकि सारी मेहनत मेरी थी, लेकिन फिर भी वो मुझ पर अपना हुक्म चलाने लगी। बार बार मुझ पर यही जताती कि अगर मेरा बाप पैसे ना देता तो भूखे पेट जिंदगी काट रहे होते और आपकी बहन भी। हालांकि मैं बहुत मेहनत कर रहा था, दिन रात मेहनत करके मैंने इस फैक्ट्री को चलाया था, लेकिन उसको मेरी मेहनत नजर नहीं आ रही थी, बस अपने बाप का पैसा याद आ रहा था। एक बार कहने लगी कि ये मेरे बाप का पैसा है जिससे आपने कारोबार शुरू किया, इसलिए आप अपनी बहन को एक पाई भी नहीं देंगे। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया कि मेरी एक ही बहन है और वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती, तुम्हें क्या मसला है, वो थोड़ी देर के लिए घर आ जाती है या मैं उसके कुछ खर्चे उठा लेता हूँ। हालांकि अब तो दीदी ने उसी स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी थी जहाँ काव्य और अमन पढ़ते थे, इसलिए बच्चों की फीस वो मुझसे नहीं लेती थी और राशन का भी काफी सामान वो खुद ले लेती थी। मुझे बार बार मना करती कि पैसे मत दिया करो, लेकिन ये था कि मेरी दीदी मुझसे हर तीसरे दिन मिलने आ जाती। जब भी आती मेरे लिए कुछ न कुछ पका कर लाती थी और मुझे दीदी के हाथ के खाने बहुत पसंद थे। पर निशा का मुंह बन जाता। पता नहीं से मेरी बहन से क्या परेशानी होने लगी, वो तो इन्हें बर्दाश्त ही नहीं करती थी। एक बार मैं घर पर आया तो दीदी रोते हुए घर से बाहर निकल रही थी। अमन और काव्या भी उदास से थे। मैंने दीदी से रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने घर चली गई। मैंने निशा से पूछा तो कहने लगी मैंने इन्हें निकाला है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम के रह गया। मैंने कहा तुम कौन होती हो मेरे घर से मेरी बहन को निकालने वाली? वो कहने लगी इस घर का खर्चा मेरा बाप भरता है, इसी के दिए हुए पैसे पर तुम काम कर रहे हो। मैंने कहा उन्होंने मुझे पैसा दिया है, मुझे खरीदा नहीं है, और वैसे भी अगर तुम बार बार अपने पैसों का रोब मुझ पर जमाओगी तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर देता हूँ। और कहने लगी मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, तुम्हारी फैक्ट्री चाहिए, मुझे सारी फैक्ट्री और सब कुछ चाहिए। तुम जैसे खाली हाथ थे वैसे ही खाली हाथ रह जाओगे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक जोरदार थप्पड़ निशा के मुंह पर मारा और वो दूर जाकर गिरी थी, साथ ही बेहोश हो गई। मैं यह देखकर परेशान हो गया। इसे लेकर जब हॉस्पिटल गया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत कमजोर है। अगर मैंने इसका ख्याल नहीं रखा तो बच्चा नुकसान होने का खतरा भी हो सकता है। निशा को होश आया तो रोने लगी, कहने लगी कि मेरे साथ नहीं रहेगी। लेकिन मैं उसकी मिन्नत करने लगा कि मैं अपने किए की से माफी मांगता हूँ, अब इसके साथ अपना रवैया अच्छा रखूंगा। मुझे वैसे भी शुरू से बच्चों से बहुत लगाव था। मैं तो दीदी के बच्चों से भी बहुत प्यार करता था और अब तो मेरा बच्चा होने वाला था। मैंने निशा का बहुत ख्याल रखा। मेरी दीदी ने भी निशा को बिस्तर से पाँव नीचे नहीं रखने दिया। तब तक तो निशा का रवैया भी दीदी के साथ बेहतर था। लेकिन जैसे भगवान ने मुझे बेटा दिया, निशा तो यूं थी जैसे इसने मुझ पर कोई एहसान कर दिया हो। मेरा बच्चा मेरी कमजोरी बन गया था। मैं उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं निशा को कुछ नहीं कहता। लेकिन एक बार तो जैसे इसने हद कर दी। इसने दीदी को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि दीदी रोते हुए घर से वापस जा रही थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, दीदी रोते हुए जा चुकी थी। कहने लगी अब नहीं आऊंगी। ये सुनकर मैंने निशा से बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा मेरा बच्चा मुझे दो और निकल जाओ मेरे घर से। मेरी इस धमकी से वो डर गई और इसने रोकर मुझसे माफी मांगी। कहने लगी कि वो आइंदा मेरी बहन को कुछ नहीं कहेगी। मैंने अपना रवैया निशा के साथ ठीक कर लिया, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। कभी न कभी कोई न कोई ताना मेरी बहन को दे ही देती थी। कहती थी अपना घर तो तुम बसा नहीं सकी, अपने पति पर ध्यान दी होती तो आज वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। अपने पति को तो तुमने अपने से दूर रखकर मजबूर कर दिया कि वो विदेश जाकर दूसरी शादी करने पर मजबूर हो गया, और अब मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो कि तुम्हारा भाई भी मुझे छोड़ दे और तुम इस घर पर ऐश करो। मेरी दीदी रोने लगी, कहने लगी कि तुम गलत सोच रही हो। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने तो अपने भाई को अपना भी हिस्सा दे दिया, कभी इससे पैसे मांगे ही नहीं, और अभी अपने घर के ज्यादातर खर्चे मैं खुद ही उठाने लगी हूँ। बस भाई की मोहब्बत में यहाँ चली आती हूँ। लेकिन निशा की कड़वी जहरीली बातें
बढ़ने लगी। एक बार मेरी बहन ने कहा कि जिस तरह से तुम मुझसे जबान चलाती हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारूं। और इतना भी जानती हूँ कि मेरा भाई कभी भी मुझसे पलटकर सवाल तक नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम कितनी बदतमीज हो। बात पर निशा को इतना गुस्सा आया कि उसने धक्के देकर मेरी बहन को घर से निकाल दिया। उस वक्त दीदी बहुत रोई थी। जब मैं घर आया तो निशा बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, या तो तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी या मैं, और मैं अपना बच्चा अपने साथ ले जाऊंगी। इसने मुझसे बहुत झगड़ा किया। मेरा बच्चा भी निशा के बगैर नहीं रहता था, इसलिए मैं इसे मायके नहीं भेज सकता था। मैं दीदी के पास आया तो दीदी बहुत रो रही थी। मुझे अमन ने बताया कि मामी ने दीदी के साथ बहुत बदतमीजी की है। मैं अपनी बहन को झूठी तसल्ली भी ना दे सका, वापस अपने घर आ गया। बड़े प्यार से निशा को समझाना चाहा, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार न थी। दूसरे दिन मेरे ससुर भी आ गए। कहने लगे कि अगर तुमने अपना रवैया मेरी बेटी के साथ ऐसा ही रखा तो मैं तुम्हें फैक्ट्री भी तुमसे छीन लूंगा और अपनी बेटी और नवासे को भी ले जाऊंगा। सारी जिंदगी तुम अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए तरसते रहोगे। मेरी जान अपने बेटे में बसती थी, इसलिए मैं मजबूर हो गया था। मगर रात को मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। जब मैंने देखा कि निशा सो गई है तो मैं उठकर दीदी के घर चला गया, लेकिन दीदी के घर से मुझे रोने और सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मेरी तो जैसे जान निकली थी। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो दीदी चारपाई पर लेटी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। बड़े उखड़े उखड़े शब्दों से काव्या और अमन से बात कर रही थी कि एक बार अपने मामू को लेकर आओ। बस आखिरी बार इसे देखना चाहती हूँ ताकि सुकून से मर सकूं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। मैं अपनी बहन के पास आया, रोने लगा। कहने लगा, दीदी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो अपने सीने पर हाथ सहला रही थी, जैसे किसी दर्द से गुजर रही हूँ। कहने लगी, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं फौरन से दीदी को डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन मेरी दीदी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं बहुत रोया, इतना कि मैं बीमार हो गया। मुझे बीमार देखकर निशा के होश उड़े थे। उसे अपनी गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब मेरी दीदी दुनिया में ही नहीं रही। इसने काव्य और अमन का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझसे माफी भी मांगती रही। किसी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने कहा, अब तुम्हारी माफी से मेरी बहन वापस नहीं आएगी। न तो निशा का अच्छा व्यवहार मेरे मन को बदल सका, न ही मेरे दिल में निशा के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सका। मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ है। लेकिन यह मेरे दिल से उतर गई है, क्योंकि उसने मेरी माँ जैसी बहन को बहुत दुख पहुंचाया। समय गुजर गया है। आज मेरी भतीजी की शादी हो गई है और अमन भी अच्छी तरह से काम करने लगा है। मुझे यह भी खबर मिली थी कि उसके पिता ने जिस महिला से शादी की थी, उसने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में डलवा दिया था। उसने मेरी बहन के साथ धोखा किया और आज वो विदेश की जेल में बैठकर अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा है। अमन सफल हो गया था, वो अच्छा काम कर रहा था और आजकल निशा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उसने मुझसे कई बार माफी मांगी, लेकिन मेरी चुप्पी नहीं टूटी। मैं कभी हंसते हुए निशा से बात नहीं कर सका। मेरे दिल में अभी भी यह दुख था कि काश उसने मेरी दीदी के साथ ऐसा न किया होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।